नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से कटघरे में खड़ी है। हिंसक घटनाओं की जांच करने वाली सिविल सोसाइटी ग्रुप ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। 5 सदस्यीय कमेटी ने मंगलवार को रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं, जिसमें एक बात यह भी है कि रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में पूरी तरह से फेल बताया है। कमेटी के सदस्यों ने 63 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। 200 से ज्यादा तस्वीरें और लगभग 50 से ज्यादा वीडियो भी एनालिसिस करके ये रिपोर्ट तैयार की है। अब इतना ही नहीं, ये टीम ग्राउंड पर लोगों से भी जाकर के मिली, जिसके बाद ये तैयार की गई रिपोर्ट में चुनाव के बाद की हिंसा के लिए सीधे सीधे ममता सरकार और टीएमसी को जिम्मेदार माना गया है। अब इस पूरे राज्य में सरकार इस कमेटी को राज्य में आने से लगातार मना भी कर रही थी। कमेटी के चेयरमैन ने चीफ सेक्रेटरी को ग्राउंड रियलिटी के लिए 11 मई को एक पत्र लिखा था और 12 मई को वहां के चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया और कहा कि कोरोना के चलते आप यहां ग्राउंड में नहीं आ सकते हैं। और यह भी कहा गया कि अभी मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसलिए अभी राज्य में आना ठीक नहीं है। बाद में इस कमेटी ने सीआरपीएफ की सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें हिंसा प्रभावित कई गांवों का दौरा किया गया। इस टीम ने इस पूरे दौरा करने के बाद, इस रिपोर्ट के बाद, जब ममता बनर्जी एक बार फिर आरोपों के घेरे में आई हैं, तो उन पर बंगाल में अराजकता फैलाने का आरोप दोहराए जाने लगे हैं और इसी को लेकर के लगातार कटघरे में दीदी को खड़ा किया जा रहा है। तो बंगाल हिंसा पर यह बड़े खुलासे की बात एक कही गई है। जिस तरह से जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उस हिंसा का सीधा सीधा ठीकरा ममता बनर्जी के सर पर फोड़ा जा रहा है और कटघरे में ममता बनर्जी की सरकार को खड़ा किया जा रहा है। हालांकि आरोप शुरू में तभी से लगाए जा रहे थे जब ये जो टीम है, जो रिपोर्ट लेने के लिए जा रही थी, और इस टीम को साफ तौर पर इनकार कर दिया गया था कि आप इस ग्राउंड पर ना आए क्योंकि कोरोना चल रहा है। दरअसल ममता बनर्जी कोरोना की बात कहकर के इस बैठक को टालती रहीं, इस टीम को टालती रहीं, लेकिन उसके बाद टीम ने सीआरपीएफ की मदद ली और सीआरपीएफ की मदद से जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, वहां के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और जो पूरा वीडियो फुटेज और तमाम चीजों को लेकर के जो रिपोर्ट तैयार की, उसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी चुनावों के बाद हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्वदेश न्यूज में और इस खास कार्यक्रम में, खास विषय पर चर्चा के लिए। जिस तरह से साफ तौर पर ममता बनर्जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कितने ये आरोप सही हैं या आरोप राजनीति से प्रेरित हैं? नवीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं। आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। मैं सवाल दोहराता हूं कि ममता बनर्जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसके लिए साफ तौर पर ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। तो ये आरोप सही है या इसको राजनीति से प्रेरित मान लिया जाए? देखिए, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप नहीं है। जी जी। विधानसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से दो मई के रिजल्ट के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या और बहनों का बलात्कार, उनकी हत्या और हजारों गांवों पर आगजनी में घेर दिया गया, ये पूरी हिंदुस्तान ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। जी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के शरण में जाकर शरणार्थी के रूप में अपने आप को उन्होंने सुरक्षित करने का काम किया है। इसमें कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया है और मैं धन्यवाद देता हूं तमाम नेशनल मीडिया को, साथ साथ पूर्व जज, पूर्व आईएएस आईपीएस, तमाम लोगों, जिन लोगों ने भारत के प्रथम नागरिक और भारत के राष्ट्रपति, जिससे पश्चिम बंगाल में एक आम नागरिकों को ऊपर हो रहे हमले के बारे में उन लोगों ने
जी जी नवीन जी, साफ तौर पर ममता बनर्जी की मानसिकता पर सवाल तो तब भी उठने लगे थे जब उन्होंने जो टीम रिपोर्ट लेने के लिए जा रही थी और उसको साफ तौर पर मना कर दिया कि आप यहां मत आइए बंगाल में। लगता है नवीन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से। नवीन जी से हम दोबारा से जुड़ने मैं जुड़ने की आपको ले नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। जी जी जी, तकनीकी खराबी की वजह से शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम पूरी तरह से फिर से जुड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव के बाद जो बंगाल में हिंसा हुई, जिसको पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वहां पर लोगों को मारा गया, लोगों को जलाया गया। नवीन जी, आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है? हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बंगाल हिंसा पर यह एक बड़ा खुलासा हुआ है। जो रिपोर्ट तैयार हुई है उस रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में साफ तौर पर फेल बताया गया। और हमारे साथ सोफिया खान टीएमसी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है सोफिया जी आपका स्वदेश न्यूज में और इस खास बहस में। जिस तरह से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि ममता बनर्जी की सरकार हिंसा रोकने में पूरी तरह से असफल रही है। कितना सही मानते हैं इसको? सबसे पहले मैं इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ कि ममता बनर्जी के बहुमत से जीतने के बाद भी इस तरह के आरोप आ रहे हैं। ये तो दुख की बात है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी के ऊपर लोगों ने विश्वास नहीं जताया होता तो इतना ज्यादा बहुमत से उनको वोट नहीं मिले होते, बहुमत से हमारी सरकार नहीं बनी होती। और जहां तक हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो मैं ये भी नहीं कहती कि मैं पूरी तरह से इस रिपोर्ट को नकारना चाहूंगी। जब तक कि पूरी तरह से जांच ना हो जाए, जब तक कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट फैसला नहीं दे देता, तब तक हम किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। और सबसे पहले अगर हम लॉजिक की बात करें तो सोचने वाली बात ये है कि कोई भी सरकार जीतने से पहले दंगे करवाती है, जीतने से पहले उसकी वो डेस्परेट रहती है कि किसी भी तरह से सत्ते पर आना है उसे। सोफिया जी, जीतने से पहले भी बंगाल तो सुर्खियों में ही रहता है। हिंसा के मामले में तो बंगाल सुर्खियों में है। जीतने से पहले ऐसे कोई मामले नहीं आए थे। काफी कुछ जो है ऑपोजिशन ने बदनाम करने के लिए बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे क्लेम किए, बहुत सारे वायरल वीडियो सर्कुलेट किए। लेकिन उनमें से कई ऐसे वीडियोस, मैक्सिमम जितने भी वीडियोस एंड व्हाट्सएप में जो भी सोशल मीडिया में जो सर्कुलेट हो रहा है वो सब के सब रद्द और फेक साबित हुए। तो इससे ये भी समझ में आता है कि काफी कुछ जो है वो फेक है। तो जब तक पूरी तरह से जांच ना हो जाए, जब तक पूरी तरह से कोर्ट फैसला नहीं दे देता, तब तक हम किसी भी कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच सकते। और ये सोचने की बात है, आम जनता भी जानती है, सोचने की बात है कि कोई भी सरकार अगर बहुमत के साथ जीतती है तो वो क्यों इस तरह के दंगे करवाएगी। क्योंकि अगर इस तरह के मामले आते हैं सामने तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार के लिए ही जी सोफिया जी से आप मुझे हेलो जी जी सोफिया जी सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हमारी सरकार बहुमत से यहाँ पर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी सरकार इस चीज। लेकिन सोफिया जी सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं, सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि जो टीम पहुंच रही थी उसको साफ मना कर देती है ममता जी कि यहाँ पर कोई टीम नहीं आएगी रिपोर्ट के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी तभी रिएक्ट करती हैं जब उन्हें समझ में आता है कि किसी भी तरह का अन्याय किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जीतने के हफ्ते दिन के बाद ही या एक महीने के बाद ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे चार लीडर्स हैं, जो हमारे एमएलए हैं, जिनको जनता ने चुनकर लाया, जिन पर विश्वास जताया, तो कुछ दिन के बाद ही, जीतने इलेक्शन के चुनाव के घोषणा के कुछ दिन बाद ही उनके ऊपर सीबीआई का अचानक से एक जांच का आदेश आ जाता है। तो हमारी ममता बनर्जी, हमारी मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया, अपने कार्यकर्ताओं को कड़ी संदेश भी दिया कि हम किसी भी तरह का कोई भी दंगा नहीं करेंगे, कोई भी इस तरह का, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन भी था, कोरोना के बहुत सारे केसेस भी बढ़ गए थे। ये बिल्कुल भी आदेश था, ऊपर से आदेश था हमारी मुख्यमंत्री का और अभिषेक बनर्जी जी का। हम किसी भी तरह का कोई। सोफिया जी आप ये बताइए, आप ये बता दीजिए कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हिंसा तो हुई नहीं। ये
ये कहना एज अ टीएमसी कार्यकर्ता मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहूंगी तो दोष जो है सीधा सीधा टीएमसी के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार यहाँ बहुमत में है और जहाँ बहुमत में सरकार आती है वहाँ पर दोष भी उसी तरह से लगते हैं, लांछन इसी तरह से लगते हैं। ऑपोजिशन का काम है। मैं ये भी मानती हूँ ये लोकतंत्र देश है। तो आप स्वीकार करती हैं कि ममता बनर्जी इस तरह के दंगों को रोकने में असफल रही, हिंसा को रोकने में असफल रही? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं ये कह रही हूँ कि ऑपोजिशन का काम है इस तरह के आरोप को लगाना, लेकिन उसकी सोफिया जी आरोप वाली बात नहीं है। दंगे हुए, हिंसा हुई, लोग मरे, घर जलाए गए, ये सब काम हुआ, तो किया किसने? दंगे हुए, लेकिन दंगे टीएमसी के लोगों ने ही करवाया, ये किस तरह से आप साबित कर सकते हैं? हो सकता है कि बीजेपी के लोगों ने ही भड़काकर ममता बनर्जी के सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की घटना को बढ़ावा दिया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो जब तक कि पूरी तरह से फैसला नहीं आ जाता, जब तक कि कोर्ट किसी फैसले पर नहीं पहुंचती, नवीन जी से जवाब लेते हैं। नवीन जी आप आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी ये करवा रही है, ममता बनर्जी रोकने में असफल हैं, लेकिन सोफिया जी साफ तौर पर कह रही हैं कि हो सकता है बीजेपी ने ही ये सब कार्यक्रम करवाए हों और ममता जी को बदनाम करने की कोशिश की है। अवस्थी जी मेरी काबिल मित्र बैठी हैं जो तृणमूल कांग्रेस की मैरिटी मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी और एक महिला भी। दुखद है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता महिला और राज्य की मुख्यमंत्री महिला, और उस राज्य में एक बड़ी संख्या में महिलाओं बहनों की बलात्कार की जाती है, उनकी हत्या की जाती है, और एक महिला मुख्यमंत्री चुप है जो 10 साल से इस राज्य की मुख्यमंत्री है। ये कितना बड़ा निंदा का विषय है, ये कल्पना से बाहर है। और अगर सोफिया जी को ये लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता शामिल है, तो आखिर मुख्यमंत्री 1.5 महीने से क्या कर रहे हैं? इनके चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी, इनके डीजीपी क्या कर रहे हैं? इनके कलकत्ता पुलिस कमिश्नर है वो क्या कर रहे हैं? इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसे काम में लिप्त है तो उनको सलाखों से पीछे रखना चाहिए। लेकिन इन लोगों की तो सबसे बड़ी बात है, तृणमूल के लोग कथनी और करने में फर्क है। ये चुनाव का रिजल्ट अभी आया नहीं है, उसके 7वें और 8वें राउंड के बाद जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हत्या की दौर शुरू हुई, मारपीट की दौर शुरू हुई, एक बड़ी संख्या में बहनों की हत्या कर दी जाती है गैंग रेप करके, और बड़ी संख्या में गांवों में जो आगजनी करा करके कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल छोड़ के दूसरे प्रदेश में शरणार्थी के रूप में जाके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन लोगों से सवाल किया है, हाई कोर्ट ने किया है, हिंदुस्तान के जो है सीनियर सिटीजन टीम है वो आई हुई थी। अभी कई टीम आकर के पश्चिम बंगाल में, सबसे बड़ी बात है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले आए, प्रदेश में घूम रहे हैं। आज चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री जी की यही स्थिति है कि राज्य में सुरक्षा नहीं देना चाह रहे हैं। जहां वो लोग जा रहे हैं वहां उनके विरोध किए जा रहे हैं, ग्राउंड रूट पे सही रिपोर्ट नहीं उनको लेने दिया जा रहा है। मैं आपको अवस्थिति बता दूं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, सांप्रदायिकता की एक आग आ गई है। तुष्टीकरण की राजनीति को जिस ढंग से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हवा दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे कश्मीर बनने से पश्चिम बंगाल को रोक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हम लोग अहिंसा को मानने वाले लोग हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं, अपने तिरंगा के सम्मान में अपने आप को कुर्बानी देने को तैयार है। इसलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो सिंडिकेट राज है या उनका जो षड्यंत्र है, इसके हम पर्दाफाश करेंगे। अब वो समय दूर नहीं है, अब तो शुरू हो गई है। आज ही एक रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री किरण रेड्डी जी को दिया है, जिसमें 200 पिक्चर, 50 वीडियो जिसकी ऑथेंटिक है। अगर सोफिया जी को और इनकी सरकार को लगता है कि ये 50 वीडियो फेक है, तो अविलंब जो कमेटी के लोग आए थे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। इस राज्य की ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री के डर से बंगाल पुलिस या कलकत्ता पुलिस बाहर से आए हुए कमेटी के लोगों को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। वो जो बाहर के कमेटी के लोग आ रहे हैं वो अपनी सुरक्षा में सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को रख रहे हैं। आज बंगाल किस ढंग से असुरक्षित है, हमको एक चीज समझ में नहीं आ रही कि पश्चिम बंगाल के प्रवक्ता, आप हिंदुस्तान के इस पश्चिम बंगाल को आप लोग समझ क्या रहे हैं? आपकी मुख्यमंत्री बंगाल को क्या समझ रही है? बंगाल के सांप्रदायिकता को हवा में झोंक करके हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में बदनाम करने की जो एक बड़ी साजिश के तहत यह कार्य चल रहा है, इसका भंडाफोड़ अब हो चुका है। जनता के सामने आप बेनकाब हो चुके हैं।
राज्य सरकार के साथ साथ होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के ऊपर में अब अंगुली उठ चुकी है। वो समय दूर नहीं है, समय का इंतजार करिए, वो समय दूर नहीं है कि केंद्र सरकार को मजबूरन कड़ी कार्रवाई करनी होगी। न्यायपालिका को इसमें आना पड़ेगा। हिंदुस्तान के 100 से 200 के आसपास में पूर्व जजेज, आईएएस और आईपीएस, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने इसमें अपनी चिंता जताई है। बिल्कुल पश्चिम नवीन जी, बंगाल में जो कारनामे सोफिया जी, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकारी संरक्षण में हुआ है। बिल्कुल सवाल वाजिब है। अगर आप मानती हैं, अगर आप मानती हैं कि बीजेपी दोषी है, तो आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, पूरी प्रशासन आपका है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं की अगर बीजेपी के लोग थे तो? सबसे पहले मैं अपने काबिल मित्र को यह बता दूं कि मैंने बड़ी शांति से उनकी बातें सुनी, जी जी, शांति से आरोप को सुना, क्योंकि यही हमने सीखा है एज अ टीएमसी वर्कर। बहुत शांति से आपकी बातों को ध्यान देकर सुन रहे थे। और जहां तक ऑपोजिशन की बात है, ऑपोजिशन का काम है किसी भी तरह का लांछन लगाना, किसी भी तरह के बहुत सारे जो भी है वो बोलना, ठीक है, वो भी हम सराखों पर लेते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम औरतों की सुरक्षा की बात, अगर वो जैसा कह रहे हैं कि यहाँ पे औरतों का रेप हुआ है और बहुत सारी बातें, तो चूंकि मैं बंगाल में रहती हूँ नॉट एज अ टीएमसी कार्यकर्ता बट एज अ वुमेन, तो मुझे नहीं लगता, मैं भी बहुत जगह ट्रैवल कर चुकी हूँ, मैं भी यूपी गई हूँ, मैं भी अन्य राज्यों में गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि कलकत्ता से ज्यादा सेफ, बंगाल से ज्यादा सेफ कोई और राज्य हो सकता है। या गूगल करके भी मेरे काबिल मित्र देख सकते हैं कि कलकत्ता इज वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी माना गया है। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। और जहां तक ये आरोप लग रही है कि यहाँ की जनता देख रही है, यहाँ की जनता वाकई में देख चुकी है, क्योंकि 1 महीना पहले ही इससे, ये ऐसा नहीं कुछ नया कुछ ये कह रहे हैं, ये लोग नया कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी के ऊपर आरोप जो है, ये आरोप दर आरोप जो है, ये कई महीनों से चल रहा था, कि लगभग 5-6 महीने से चल रहा था। लेकिन जनता ने जो करारा जवाब दिया है, अगर ममता बनर्जी दोषी होती, अगर ममता बनर्जी के बंगाल में इतना ही ज्यादा दंगा और ये सारी चीजें हो रही होती, तो जनता जनार्दन है, जनता उनको सर आंखों पर रख के बहुमत के साथ वोट देकर नहीं लाती। सबसे पहला जवाब देखिए, सबसे पहला वोट जो है वो जनता का वोट होता है। जनता ने वोट करके जिसको लाया है, तो ऑलरेडी 10 साल से मुख्यमंत्री थी, तीसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाया है, इसका मतलब है जनता जानती है कि ममता बनर्जी इज द बेस्ट, टीएमसी इज द बेस्ट। ये जवाब जो है, करारा जवाब उन लोगों के लिए है जो लोग ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार को हमेशा हर तरह के कटघरों में खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के कटघरे से बड़ा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जनता का कटघरा जो है उसमें जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि औरतों की भी सुरक्षा जो है, ये बहुत सारे वीडियोज आए हैं जहाँ पे औरतों का रेप हुआ है और पता नहीं क्या। मुझे समझ में नहीं आता कि औरतों की सुरक्षा की बात बीजेपी सरकार करेगी, बीजेपी के लोग करेंगे? जो लोग यहाँ पर खड़े होकर औरतों की फटी जीन्स देखते हैं, औरतों का साड़ी और पल्लू पर कमेंट करते हैं, यहाँ तक के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो 65 वर्षीय हैं, उनके साड़ी के ऊपर दिलीप घोष ने कमेंट किया कि साड़ी छोड़कर बरमूडा पहन लेना चाहिए। ऐसे लोग औरतों की हित की बात करते हैं। हरसरात में क्या हुआ ये हमसे कुछ छुपा नहीं है। हरसरात में दिन दहाड़े रेप करके रात में बलात्कार कर दिया जाता है, और इनके ही लोग वैसे लोगों को बचाने के लिए कितने दिन तक चेष्टा किए। तो ऐसे लोग सामने आकर अगर इस तरह का आरोप ममता बनर्जी की सरकार पर लगाते हैं, तो मुझे लगता है ये शोभा नहीं देता। बाकी मैं फिर बार बार कहती हूँ कि जब तक ये रिपोर्ट पूरी तरह से नहीं आ जाती, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तो हम और आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो दोषी है वो उसको दंड मिलना चाहिए। ये एज अ निजी, एज अ पर्सनल मैं कह रही हूँ कि जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं, उनको बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। लेकिन हम पहले से ही अगर कह देंगे कि चांद पर जाना है और ये वो लेना देना, तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, आरोप लगाने में तो 2 मिनट नहीं लगता है, लेकिन आरोप को साबित करना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरोपों को लेकर के वही बात कही जा रही है ना कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो वीडियोस के आधार पर, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके आधार पर, कई उसमें रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि कई लोग तो पलायन भी कर गए हैं डर की वजह से। मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही है कि किस तरह की लॉजिक है कि बहुमत में जीतने के बाद भी दंगे क्यों करवाए जाएंगे। दंगा तभी होता है जब किसी को कुछ चीज चाहिए होता है, जब कोई चीज को डरा धमका कर उसको वो चीज पाना है। तो ऑलरेडी ममता बनर्जी अगर बहुमत के साथ 5 साल के लिए उनका ठप्पा लग चुका है, तो वो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देकर अपने लिए वो बवाल क्यों मोलेंगी, आप ये सोचिए। और दूसरी बात है कि हम तब तक फैसला नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए दंगा हुआ भी है, और ये भी मानते हैं कि अगर वो वीडियो जो भी वायरल हुआ है, अत्याचार हुआ भी है, तो वो किसके कार्यकर्ता थे,
वो बीजेपी के थे, वो टीएमसी के थे, वो सीपीआईएम के थे, वो कांग्रेस के थे, या वो किसी भी दल को बिलोंग नहीं करते। तो जब तक ये बात का प्रूफ नहीं हो जाता, जब तक ये बात प्रूफ नहीं हो जाती, तो आप सिर्फ टीएमसी को कटघरे पर खड़े नहीं कर सकते। ये भी तो हो सकता है कि ये दंगा बीजेपी ने करवाया हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोनों मेहमानों का। और जिस तरह से जो फाइंडिंग फैक्ट एक कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की जा रही है, और जो उस फैक्ट उनके पास जो सबूत आए हैं, जिसमें वीडियोस भी हैं और कई तरह की जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करके जो डाटा इकट्ठा किया गया है, उसको लेकर के ये सवाल उठाए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चुनावों के बाद जो हिंसा हुई थी, उसका ठीकरा ममता बनर्जी के ऊपर फोड़ा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस पूरी रिपोर्ट्स को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से आगे स्थिति बनती है कि क्या ममता बनर्जी पर कोई कार्रवाई की जाएगी, या फिर जिस तरह से ये सबूत या जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो पूरी तरह से निराधार होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज पर।